गुड मॉर्निंग क्लास। आपका यूनिट 8 आज स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। और ये आपका एटम पोर्शन देखा जाए तो आप केमिस्ट्री में 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में करके आए एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नया आएगा नहीं, थोड़े बहुत एक दो फॉर्मूले डेरिवेशंस रहेंगी। तो आसान सा है, सारा पढ़ चुके हो आप, तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, तो जल्दी से कवर करेंगे। और न्यूक्लियाई जो है, हाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा करता था, पर इस साल सिलेबस से बहुत सारा पोर्शन, रेडियो एक्टिविटी जो पोर्शन था इम्पोर्टेंट था, वो हटा दिया गया है। तो यहाँ से न्यूक्लियाई तो एकदम ही हट गया है, लगभग एक तरीके से एक ही दिन का है। तो न्यूक्लियाई में एक लेक्चर लगेगा। और एटम में आपको वैसे तो आता ही है सब कुछ, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सब। फिर भी एटम में मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे हमको, ठीक है। तो लगभग 3 दिन में इसको फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम सिर्फ एटम की बात करेंगे। ओके, तो एटम में आपके पास वैसे तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आपको, कि शुरुआत में हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल आया था, जिसने ये बोला था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट है, जो कि किसी भी मैटर को अगर आप तोड़ते चले जाते हो तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन निकल के आता है वो आपके पास एटम होता है, ठीक है। पर बाद में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई, तो पता चला कि भई एटम जो है उसको और भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं है एटम, उसको और भी तोड़ा जा सकता है रदरफोर्ड मॉडल वगैरह में। तो सबसे जो मेन मॉडल है, डाल्टन मॉडल की बात नहीं करते हम, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल से। इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद थॉमसन मॉडल की बात कर रहे हैं, कि उसने बताया कि किस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे होंगे, ठीक है। उस टाइम तक एक दो बातें नोन थी। वे बातें मतलब जो एक्सपेरिमेंटली या वैसे कुछ जो भी बात नोन थी, फर्स्ट जो बात एक नोन थी उस टाइम तक, जिसको इन मॉडल्स ने प्रूव करना था। तो फर्स्ट बात थी आपके पास कि जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। कोई भी पूरा होल एलिमेंट अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, इस बात का पता था। सेकेंड बात थी आपके पास कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलते। तो ये 2 बातें पता थी उस टाइम तक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी धीरे धीरे चल रहा था उस टाइम पे, अभी उसके थोड़े से बाद उसमें बाद में बात करेंगे उसकी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी साथ साथ ऑब्जर्व होने लग गया था, मतलब कि गैसेस का स्पेक्ट्रम। तो एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, और गर्म करने पर या एनर्जी देने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं, ये चीज़ें पता थी। तो थॉमसन मॉडल ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो थॉमसन ने सबसे पहले आपके पास है जे थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी ना भाई इन्होंने, ठीक है। थॉमसन ने क्या बोला, इसने मानना कि इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल ही है इम्पोर्टेंट। थॉमसन ने क्या बोला, पर आपको जानना जरूरी है। थॉमसन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटम को क्या मानना, ये एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है भाई, जैसे मतलब कि बॉल होती है या इस टाइप की है ना, सॉलिड माना हुआ है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वे कहीं कहीं पर ऐसे इम्बेडिड है, जैसे कि केक के अंदर वो किशमिश सी होती है ना, या फिर तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर इम्बेडिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडिड इनटू दिस स्फीयर। और थर्ड पॉइंट उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इतने ही हैं कि वे सारे मिलकर जो उनका चार्ज बनता है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसने 2-4 बातें बोली। तो इस बेस पे उसने उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। फर्स्ट बात पे एटम जो है ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, तो वो इस बात पे बोल दिया उन्होंने कि चार्ज ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन है भाई उतना ही प्रोटॉन, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन ने मिलकर नेगेटिव चार्ज कर रखा है, जिसकी वजह से एटम जो है आपके पास न्यूट्रल है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया।
सेकंड पॉइंट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था कि जब मेटल को मतलब कि किसी एलिमेंट को हीट किया जाता है तो वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलते। तो इसको इन्होंने इसको सॉलिड स्फीयर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर मान के चल लिया। अब तो एटम को तो पूरा सॉलिड स्फीयर बोल दिया ऐसा भाई, ये एटम है, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, एटम पूरा का पूरा आपके पास सॉलिड स्फीयर है। तो भाई अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज निकलने लग गया तो एटम ही खत्म होने लग जाएगा ना। तो सॉलिड स्फीयर है, तो उसने बोला कि जब हीट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिकल है, एटम पूरा स्फीयर है, ज़्यादा मासिव पार्टिकल है। एटम ज़्यादा मास रखता है, वो सॉरी प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा मास रखता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं जो निकल सकते हैं आपके पास, ये तो छोटे छोटे निकल सकते हैं हीट देने से। एटम जो प्रोटॉन है वो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतनी जल्दी से प्रोटॉन नहीं निकलता आपके पास। ठीक है, इसने यही बात बोल ली। अब इसकी दिक्कतें क्या आई आपके पास, इसके बाद आता था आपके पास लिनार्ड करके एक साइंटिस्ट था, लिनार्ड, हर्ट्ज एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट करा भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो लिनार्ड ने क्या बोला कि भाई उसने क्या देखा कि उस टाइम पर ये कैथोड रेज की खोज हो गई थी, कैथोड रेज वैक्यूम ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट आप करके आए ना, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जहाँ से। ठीक है, कैनल रेज, कैथोड रेज, ये सब। तो कैथोड रेज में उसने लिनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी एलिमेंट से या मतलब कोई, उसने क्या देखा कि जो कैथोड रे है वो अगर एक बिल्कुल पतला सा एलिमेंट ले लिया जाए, जैसे गोल्ड फॉइल ले ली जाए, एल्यूमिनियम फॉइल ले ली जाए, तो इन सब से आपके पास कैथोड रे इजीली पास हो जाती है। ठीक है, बात ठीक थी थॉमसन की, उसने न्यूट्रल प्रूव कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया कि गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। पर उसने क्या बोला था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर से कंपेयर किया हुआ था, एटम को एक सॉलिड स्फीयर से कंपेयर किया था, मतलब कि जगह नहीं है उसके बीच में, सॉलिड स्फीयर जैसे होते हैं वैसा। तो लिनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे है जो कुछ एलिमेंट से इजीली पास हो जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम में अगर बिल्कुल पतला सा ले, जैसे गोल्ड हो गया है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन ये कैथोड रे इतना इजीली पास हो जाती है तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर तो नहीं रहा होगा एटम, क्योंकि सॉलिड तो अपने अंदर जगह ही नहीं रखता है, उसके अंदर से तो ये कैसे पास होगा, ये भी पार्टिकल ही है आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो कैसे पास होगा भाई उसके अंदर से, है ना। तो सॉलिड स्फीयर अगर एटम होता तो उसके अंदर से कैथोड रे के पास होने के चांसेस ही नहीं होते। तो एक एक्सप्लेनेशन इसने ये दी कि कैथोड रे अगर इससे पास हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर खाली होगा जो ये पास हो रहे हैं आपके पास। तो थॉमसन बोलता था कि सॉलिड स्फीयर है, ये क्या बोलने लग गया कि नहीं भाई सॉलिड नहीं हो सकता, सॉलिड स्फीयर होना इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि कैथोड रेज कैसे पास हो रही है। फिर इसके लिए दिक्कत आ गई, इसने ये बोल दिया कि हाँ चलो एम्प्टी स्पेस है ज़्यादातर, तो इस एम्प्टी स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कर रखा था इसको कम करना पड़ेगा। एम्प्टी स्पेस बनाने के लिए उस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को थोड़ी बहुत वॉल्यूम में लेके आना पड़ेगा ताकि बाकी की वॉल्यूम खाली बनी रहे, है ना। तो इसने क्या बोला कि इसके अंदर जो आपने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मानना है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर नहीं, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह से पार्टिकल की फॉर्म में रहने होंगे। ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की फॉर्म में। तो इसने कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई जो आपके पास प्रोटॉन भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पार्टिकल की फॉर्म में इन्होंने बोल दिया इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके लिए दिक्कत ये आ गई, हाँ ठीक है वे पार्टिकल है, थोड़ी सी वॉल्यूम में है, जगह खाली होगी उनके बीच में, कैथोड रेज तो पार कर जाएंगी इनको, एम्प्टी स्पेस एक्सप्लेन कर दिया आपने। अभी इससे ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा कि अगर जब इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहे हैं, जब प्रोटॉन भी वैसे ही पार्टिकल आपने दिखा दिए तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहे भाई, इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो इससे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई। थॉमसन मॉडल में और भी सारी लिमिटेशंस है, मतलब कि आगे आने वाला जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे सब थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन में जाएगा, जैसे रदरफोर्ड मॉडल जो भी कुछ भी बोलेगा वो सारी इसकी लिमिटेशन बनेगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो कुछ बोलेगा वो सब इसकी लिमिटेशन बनेगी, बोहर मॉडल जो भी बोलेगा सब इसकी लिमिटेशन बनने वाली है। तो थॉमसन मॉडल तो हाँ कुछ दिन तक बहुत माना लोगों ने इसको, पर बाद में जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ये उसके एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसकी ये वहीं पर ख़त्म हो गया। फिर रदरफोर्ड मॉडल चला, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ओके। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल किया था, और ये आप 9th क्लास से ही पढ़ के आ रहे हैं, 9th क्लास में किया आपने।
फिर 11th क्लास में किया आपने ये केमिस्ट्री में, और अब ये फिर से 12th में भी आ गया है फिजिक्स के अंदर, है ना। और सब में एक्सप्लेनेशन वही रहती है भाई, जैसा उधर पढ़ा था वैसा ही है। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल हम कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, या फिर इसको रुदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं रुदरफोर्ड ने क्या किया। रुदरफोर्ड एटम को एक्सप्लेन करने के लिए 1906 से लेकर 1911 तक उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपना डाटा बाद में उसने दिया। तो उसका एक्सपेरिमेंट जो फेमस वाला था वो था आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। पहले आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है ये हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है एक तरह से। हीलियम पे आप सभी पढ़ के आए हैं कि हीलियम पे 2 का चार्ज होता है, 4 का मास रहता है। तो इसका अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसका चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना होता है, प्रोटॉन से 2 गुना, ठीक है। अगर इसके मास की बात करें तो इसका प्रोटॉन से 4 गुना मास रहता है आपके पास, ठीक है। 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ओके। प्रोटॉन से 4 गुना मास और 2 गुना ज़्यादा चार्ज है इसका, पॉजिटिव का, और पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक हैवी पार्टिकल है। ये कैसा पार्टिकल है? हैवी पार्टिकल। भाई इलेक्ट्रॉन से बात करें तो इसका मास लगभग 7300 के आसपास अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑल 7000 से ऊपर का टाइम्स ज़्यादा मास है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास का 7000 गुना कर दूँ तब जाके इसका मास बनता है आपके पास। तो अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है, लगभग 1800 गुना ज़्यादा इससे भारी होता है आपके पास, ठीक है। सॉरी 1800 गुना तो प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन से भी 4 गुना है, तो आपके पास लगभग 7000 से प्लस में आपके पास जाएगा। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 18000 गुना है, 1800 गुना है, ठीक है। और आपके पास ये प्रोटॉन से भी 4 गुना है, तो ये उससे 7000 हो गया आपके पास। तो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है आपके पास, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल देखिए क्या होता है एक्चुअली में। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल ये हम पढ़ते हैं आगे जाके, अल्फा बीटा डीके आती है आपके पास, और शायद इस साल सिलेबस में नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है, किसी भी एटम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो उसके न्यूक्लियाई से निकलता है, न्यूक्लियस से बोल लो, न्यूक्लियाई से बोल लो, ठीक है, वहाँ से निकलता है। और ये तब निकलता है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए लगातार रेडिएशन एमिट करते रहते हैं आपके पास, ठीक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल आपके पास निकलता है तो ये जनरली इसके जो सोर्स होते हैं हमारे पास वे रहते हैं आपके पास, जनरली हम बिस्मिथ इसने यूज़ करा था, रदरफोर्ड ने क्या यूज़ करा था? बिस्मिथ एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता रहता है। बिस्मिथ को इसने किस में रखा? एक लेड कैविटी में रखा। लेड कैविटी में ही क्यों रखा? लेड कैविटी, भाई लेड जो होता है वो अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या होगा, जैसे इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल अगर मेरी बॉडी पे फॉल कर जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं, है तो रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन से, तो रेडिएशन तो नुकसान करती ही है भाई आपके पास। तो उसने उसको लेड कैविटी में रखा, बिस्मिथ को लेड कैविटी में रखा। तो उसकी वजह से उससे जो इधर आसपास जहाँ कहीं पर रेडिएशन फैलनी है वे अब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसको जहाँ पर टारगेट चाहिए बस उस जगह के लिए उसने जगह छोड़ दी कि वहाँ पर ही सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल के जाए, इधर उधर ना आए, ठीक है, ओके। इसने लेड कैविटी के अंदर बिस्मिथ रखा जो कि अपने आप से ही अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है। ध्यान देना, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो होता है वो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये अपनी मर्जी से एमिट करते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज अपनी मर्जी से एमिट करता है कोई भी एलिमेंट। इसमें आदमी, ये मैन मेड कंट्रोल नहीं होता, आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही कोई प्रेशर टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क पड़ता है, ये अपनी मर्जी से होता है सब कुछ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस पे चलता है। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको लेड कैविटी में रखना पड़ा उसको, ठीक है। हाँ, जो एक बार अल्फा पार्टिकल निकल आया उसको एसिलरेट, डी एसिलरेट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके सब कुछ कर सकते हैं। पर ये कब अल्फा पार्टिकल देगा कब नहीं देगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो क्योंकि एटम का मॉडल स्टडी करना चाह रहा था तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को एटम्स पे बम्बारमेंट करवानी थी, एटम्स पर डालना था। तो एटम्स पे जब उसने अल्फा पार्टिकल को डालना था तो एटम का कोई सोर्स होगा,
तो उसको लगभग एक एटम को स्टडी करना था भाई, है ना। और एक एटम को हम उठा के ऐसे अलग से ला के तो रख नहीं सकते, एक एटम को ला के अलग से नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि भाई दिखता ही नहीं आंखों से, तो ला के कैसे रखेंगे आप। तो उसने इसके लिए क्या निकाला कि उसने गोल्ड फॉइल ली गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड की बहुत पतली सी मेलिएबल्स होती हैं आपके पास मेटल्स, तो बहुत पतली सी पन्नी सी बनाई जा सकती है, मतलब बहुत पतली थिकनेस की गोल्ड की, ठीक है, बिना टूटे इसको। तो ये मेटल्स के ही पास प्रॉपर्टी होती है, तो मेलिएबिलिटी की, ठीक है। तो उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल, और लगभग 10⁻⁷ मिलीमीटर या 10⁻⁸ मिलीमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ले ली, 10⁻⁸ मिलीमीटर के आसपास, इतनी पतली थिकनेस की। तो ये बहुत पतली है, फिर भी उसके अंदर हजारों एटम रहे होंगे उस थिकनेस के अंदर। जैसे मान लो इतनी पतली भी ले ली, तो इसके अंदर भी हजारों एटम्स रहे होंगे आपके पास। पर वो मान के चला कि भाई हाँ चल, एक एटम मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी अल्फा पार्टिकल इतनी पतली थिकनेस पर जब जाके गिरेगा, तो वो मान के चला इस बात को कि उस एटम का उस अल्फा पार्टिकल का एक ही एटम से इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो उस बेस पे उसने थ्योरी दी थी भाई एक एटम तो ला के रखना मुश्किल है, तो उसने जितना कम करना कर सकता था उसने कम किया। तो गोल्ड फॉइल इसके लिए उसने ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल की बहुत पतली थिक चद्दर सी पतली फॉइल आप बना सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, इसके अलावा उसने अल्फा पार्टिकल को जब इससे पास करवाया, तो उसको देखने के लिए कि भाई अल्फा पार्टिकल पास हुआ नहीं हुआ, डेविएट हुआ, किधर मुड़ा, कितने एंगल से मुड़ा, ये सब देखने के लिए उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ऐसी होती है कि जब उस पर कोई पार्टिकल जाके कोई एनर्जी लेके जाके टकराता है, तो उस पर वाइट पैच सा बन जाता है, मतलब कि ब्राइट फ्लैश सी बन जाती है, टिकारी सी जाके बन जाएगी उधर जाके, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पर जाके एनर्जी टकराएगी वहीं पर वो फ्लैश करेगा आपके पास, तो फ्लैश करेगा और निशान बन जाएगा उधर आपके पास, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इनको बोलते हैं, कि जैसे ही कोई एनर्जी वाला पार्टिकल टकराता है तो वहाँ पर आपके पास फ्लैश प्रोड्यूस होगी। जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन होती है, तो क्या होता है, पहले जो टीवी होते थे उसमें पीछे CRT लगी आती थी, कैथोड रे ट्यूब। तो वहाँ से क्या होता था आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती थी, कैथोड रेज एमिट करती थी, कैथोड रेज आपके पास जाती थी और स्क्रीन से टकराती थी। तो वहाँ पर आपके पास जो टीवी चलते वक्त वो झर मतलब कि डॉट 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 सी दिखती है, वो पैटर्न आपके पास इसी वजह से बनता है, वो स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन रहती है। तो इसने अल्फा पार्टिकल जब इससे स्कैटर होकर या इससे टकराने के बाद या जैसे भी इससे आर पार उधर जिस भी एंगल से पहुंचेंगे, उसको देखने के लिए एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, जो कि फ्लोरोसेंट है, जो फ्लैश प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इसके लिए इसने एक माइक्रोस्कोप से दिखते हैं भाई आपके पास कि कहाँ कहाँ पर आपके पास अल्फा पार्टिकल ने फ्लैश प्रोड्यूस करी है, उसके लिए एक माइक्रोस्कोप ले लिया, ठीक है। ओके, एक कोलीमीटर लिया था उसने, एक कोलीमीटर लिया था। कोलीमीटर जस्ट क्या है, बीम को जो अल्फा पार्टिकल आएगा उनको एक डायरेक्शन में भेजने के लिए है और कुछ नहीं है। तो यही सब इसने यूज़ करा। उसके एक्सपेरिमेंट की अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, और फिर आगे चलते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं ये जो चीज़ें बताई है। अच्छा, उसने कुछ अजम्पशंस भी मानी। उसने क्या अजम्पशंस मानी कि जो अल्फा पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन से तो डेविएट होने से रहा, और कोई अगर छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, जितना आप प्रोटॉन का जानते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज भी इसके रास्ते में आ गया, तो इतने छोटे मोटे चार्ज को ये मूव कर रहा इतना हैवी पार्टिकल, वो छोटा मोटा चार्ज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जब इस पर डालूंगा तो सीधे चले जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बोलता था कि अल्फा पार्टिकल जो है हैवी पार्टिकल है, और उसको रोकने के लिए छोटे मोटे चार्जेस की बस की बात नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन उसको डेविएट कर पाएंगे, इतनी एनर्जी इसके पास रहेगी, ना ही इलेक्ट्रॉन से तो भाई 7000 गुना हैवी है ना, तो इलेक्ट्रॉन से कहाँ डेविएट होएगा ये, और ना ही एक का दुक्का प्रोटॉन इसके रास्ते में आ जाता है, ना ही उनके बस की बात है इसको स्कैटर करने की। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल सारे के सारे सीधे ही निकलेंगे आपके पास, सारे सीधे चले जाएंगे बिना डेविएट हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट में उसको क्या दिखा। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लेते हैं हम। तो एक्सपेरिमेंट में देखो उसने क्या लिया कि इधर एक लेड कैविटी ले ली इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, लेड कैविटी। इसके अंदर इसने मतलब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई उसने बिस्मिथ यूज़ करा था, ठीक है।
सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहाँ से ये लैड कैविटी की क्या करती है आपके पास, जो भी अल्फा पार्टिकल इधर उधर जा रहे होंगे उन सबको ऑब्जॉर्व कर लेगी, बस ये आपके पास आगे जाने वाले अल्फा पार्टिकल को ही छोड़ देगी। यहाँ पर एक कोलीमीटर लगा है। कोलीमीटर क्या करता है आपके पास, जो लाइट बीम है उसको एक डायरेक्शन में जाने देगा आपके पास, मतलब कि इस पर पोटेंशियल दे देते हैं, एक्चुअली में हम इस पर पोटेंशियल दे देते हैं जो अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देता है, इस तरीके का इस पर पोटेंशियल दिया जाता है। जैसे अल्फा पार्टिकल को खींचना है तो नेगेटिव चार्ज दे दिया, रिपेल करना है तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस तरीके से आप धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं। तो कोलीमीटर पर उसकी डिटेल में नहीं जा रही कि क्या कैसा क्या चार्ज देते हैं, बस जस्ट ये आपके पास कोलीमीटर है। ये क्या है, कोलीमीटर, ये अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए है एक तरीके से। ठीक है, इसकी एक फाइन बीम बनाने के लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके पास, ये मान लो इधर गए, यहाँ पर जाने के बाद इसके रास्ते में आपके पास आ गई गोल्ड फॉइल। अब ये ऐसा गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। अच्छा, उसने एक अजम्पशन और मानी, एक तो अजम्पशन आपको बता दी कि भाई अल्फा पार्टिकल इतना हैवी है तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की तो बस की बात नहीं है, अजम्पशन नहीं, वो तो ठीक बात है। और दूसरा इसने बोला कि आप ले रहे हो गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल का एटम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो आपके पास 79 होता है, और कहा अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 होता है, कहा इस पर न्यूक्लियस में 79 चार्ज है। तो जो गोल्ड फॉइल है इसका एटम हैवियर है अल्फा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड फॉइल का एटम, पूरे एटम की बात कर रहा हूँ, एक प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा, गोल्ड फॉइल का पूरा एटम अगर बात करूँ तो अल्फा पार्टिकल से कहीं ज़्यादा हैवी है। तो जब जाके ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराएगा तो गोल्ड फॉइल का जो एटम है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये इसने अजम्पशन करी। ठीक है, गोल्ड फॉइल का एटम जो है जो जैसा है वही की वही आपके पास रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। अल्फा पार्टिकल में इतनी ताकत नहीं है कि उस एटम को ही हिला देगा आपके पास। ठीक है, तो ये बात भी इसने बोली थी। इसके बाद गोल्ड फॉइल के बाद यहाँ पर ऐसे सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन से लगी हुई है आपके पास इधर। ठीक है, और देखने के लिए आपके पास एक माइक्रोस्कोप है। ये क्या है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कोलीमीटर की एक्चुअल आने वाली लाइन है, तो इसको अगर मैं सीधा सीधा बनाऊं तो ये 0 पोजीशन है एक तरीके से। कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाता है तो मतलब 0 एंगल से ऐसे कैसे आपके पास सीधा पास हो गया। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं कि उसने ऑब्जर्व क्या किया। तो उसने क्या देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले गए। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल भाई सीधे यहीं पे आगे टकराने, यहीं पे आगे टकराने, यहीं पे आगे टकराने। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने करी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और ये उसने एक्सपेक्ट भी किया था कि हाँ ज़्यादातर आपके पास सीधे के सीधे चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या हुआ आपके पास, उसने क्या देखा कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आ रहा था जो 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था, 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट। और कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे थे, कुछ आपके पास थोड़े से और लार्ज एंगल से, और 8000 में से एक ऐसा आ रहा था। देखो दोबारा से, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके बिल्कुल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, यहाँ कहीं पे दिखे। तो जो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है और जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो थीटा क्या आपके पास, स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल और स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच में आपके पास जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो कुछ तो बहुत लार्ज एंगल से, मतलब कि 90 डिग्री से, स्मॉल एंगल से 90 डिग्री से कम, फिर कुछ आपके पास लार्ज एंगल से, तो कुछ ऐसे भी आए कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा से डेविएट हो गए। तो ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री से ज़्यादा से डेविएट हो गए। ऊपर ऊपर नहीं हो रहे होंगे भाई, नीचे भी डेविएट हो रहे होंगे, इस साइड भी डेविएट हो रहे होंगे, जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही जाए, तो इधर भी डेविएट हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप उधर लेके जाए तो आपको दिखते रहते हुए पैच से फ्लैश सी दिखती रहेगी कि अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराया है, यहाँ टकराया है, यहाँ टकराया है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो उसने क्या देखा कि लगभग 8000 में से 8000 अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास होने के बाद एक पार्टिकल ऐसा आता है जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हो रहा है। अब ये क्या बोलता है कि भाई ये 8000 तो सीधे सीधे पास हो रहे हैं, इस एक को क्या दिक्कत है कि ये यहाँ जाके मुड़ गया, है ना। तो इसने माना था कि भाई अल्फा पार्टिकल को डेविएट करने वाला तो उधर कोई है ही नहीं, तो अल्फा पार्टिकल को डेविएट कौन कर रहा होगा, मेन क्वेश्चन ये उठा।
तो इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन ये जाती थी कि अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, तो इसको डेविएट करने के लिए कोई हैवी पार्टिकल ही चाहिए होगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपेल करते हैं। अगर ये वापस आ रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन की अगर इस पर फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स होता, तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करता है ना। तो ये इस साइड अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोटॉन की रिपल्सन रही होगी, और प्रोटॉन अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो एक हैवी प्रोटॉन रहा होगा। मतलब कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हैवी होना चाहिए, और लगभग इतना हैवी होना चाहिए कि वो एटम का मास ही बनाता हो लगभग। मतलब कि लगभग एटम जितना हैवी है उतना ज़्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज, उसके लगभग आसपास का हैवी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो इसको रिपेल कर रहा होगा आपके पास। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इन सब को देख के यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा था उसको, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी। फिर उसने क्या देखा कि थोड़े बहुत आपके पास अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, तो ये शो करता है कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है। फिर उसने क्या ऑब्जर्व करा कि अल्फा पार्टिकल्स जो लार्ज एंगल से डेविएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज है, एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होगा। तो और जिसका मास बहुत लगभग एटम का मास बना रहा होगा, इतना ज़्यादा हैवी होगा, एटम का जितना मास है उतना ज़्यादा हैवी होगा। तो इसको उसने क्या नाम दिया, इससे क्या ऑब्जर्व करा कि उसने बोला कि एटम का सारा मास किसी एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसी में है। एटम का सारा मास एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही है। इसका उसने नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसका क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, जहाँ एटम का सारा मास लगभग 99.9% मास कंसंट्रेटेड है और जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए। तो पॉजिटिव चार्ज इसने न्यूक्लियस में दे दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और एटम की न्यूट्रलिटी भी एक्सप्लेन करनी है। तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। सर्कुलर ऑर्बिट्स को फिक्स नहीं करा, सर्कुलर ऑर्बिट्स कहीं पर भी हो सकती है। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे आपके पास, कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो इसकी ऐसा 90 डिग्री से 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था, तो लगभग एक आध पार्टिकल ऐसा भी आ रहा था 12-13 हज़ार में जाके, ये जो आपके पास 180 डिग्री से डेविएट हो रहा था। मतलब ये आपके पास अल्फा पार्टिकल जाता और वापस ही आ जाता 180 डिग्री, ये इधर गया और ऐसा ही वापस आ गया। कितने का एंगल बन गया, 180 डिग्री का। इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको स्कैटरिंग एंगल बोलते थे, जो कितना आया आपके पास, 180 डिग्री। तो बहुत सारों में एक आपके पास 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है, तो ये यही शो करता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज पार्टिकल या हैवी मास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर बीच में रखा हुआ है, जिससे आपके पास ये 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन, और यही से उसने अपना मॉडल दिया, और मॉडल के बारे में उसने जो जो बातें अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर स्पेस खाली है, हाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादातर मास एटम का सेंटर पर है और जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास। ये रदरफोर्ड ने बोला आपके पास, ठीक है। अब इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्चुअली में ग्राफिकल डाटा पे एक्सप्लेन करा, मतलब कि ग्राफ बनाया। भाई एक्सपेरिमेंट में होता ही है, आप चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हो फिर ग्राफ बनाते हो उसको, ठीक है। ग्राफ से ही एक्सप्लेन होती है ज़्यादातर चीज़ें। तो उसने ये पैचेस माइक्रोस्कोप से देख लिए कहाँ कितने कितने आ रहे हैं, और उसका एक डाटा सा इसने कलेक्ट करा और अपना जो ग्राफ बनाया था, मैं उसका जनरल आइडिया सा दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना रहा, जनरल आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर उसने लिया स्कैटरिंग एंगल, कि मतलब इतने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर लिया स्कैटरिंग एंगल। यहाँ पर लिया उसने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड होकर आए हैं, ठीक है। स्कैटरिंग एंगल आपके पास ये लगभग 0 डिग्री है, ये आपके पास जैसे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से दे रखा होगा। तो ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट में जाके 180 डिग्री भी आया होगा।
ये आपके पास 0 अल्फा पार्टिकल स्कैटर, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, भाई 1 2 तो होते हैं ना बहुत सारे, 10 की पावर 8 9, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल इस एक्सिस पे दिखा दिए कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे हैं। जैसे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, इस तरीके से। तो उसने ग्राफ जो ऑब्जर्व करा, उसने क्या देखा कि ग्राफ ज़्यादातर यही रह गए और ये इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से भी कम एंगल से डेविएट हो रहे हैं। ये लगभग 1 डिग्री रहा होगा, तो 10 की पावर 8 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 8, तो लगभग 1 डिग्री से भी कम एंगल से डेविएट हुए, मतलब कि सीधे चले गए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल है जो आपके पास इतने इतने एंगल से 20 डिग्री से, तो ज़्यादातर तो आपके पास 20 डिग्री से ही हो गए, ये तो 10 5 बचे हैं आपके पास। तो कोई बहुत कम ही पार्टिकल आपके पास आते थे जो कि कोई 10 है, 10 से भी कम है, 1 2 पार्टिकल ही ऐसा आता था जो आपके पास अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से डेविएट हो रहा था। वरना ज़्यादातर डेविएशन आपके पास कितने एंगल से हुई, 1 डिग्री से भी लेस एंगल से हुई थी आपके पास ज़्यादातर डेविएशन। ये तो उसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ये ग्राफ आप बुक में देख सकते हैं, बुक में मिल जाएगा आपको। तो कुछ इस तरीके का उसका ग्राफ था, थोड़ा सा ऐसे करके गया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा थोड़ा सा सेप है, सेप तो उसी टाइप की है, ठीक है। तो बहुत कम आपके पास पार्टिकल्स थे जो आपके पास 180 डिग्री या 90 डिग्री से लार्ज एंगल से डेविएट हुए थे, वरना ज़्यादातर आपके पास 0 डिग्री के अराउंड ही आपके पास डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये शो कर रहा है कि ज़्यादातर स्पेस तो खाली है, ठीक है। अब क्या किया, ये रदरफोर्ड मॉडल हो गया आपके पास। रदरफोर्ड मॉडल ने एक रिलेशन भी दी कि जो स्कैटरिंग है, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, इसको इसने एन थीटा से लिखा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा बाई 2 की पावर 4 के, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 की पावर 4 के। ये आपके पास ग्रेजुएशन में जाके इसके ऊपर पूरी एक डेरिवेशन होती है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के ऊपर, और वहाँ पर हम ये निकालते हैं रिलेशन, ठीक है। तो ये वहाँ से है, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के। मतलब कि अगर आपके पास एंगल बढ़ेगा तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो एंगल बढ़ेगा तो ये घट रही है आपके पास, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया घट रहा है। एंगल बढ़ता है तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, तो बढ़ रहा है ना आपके पास। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे 180 गई, 0 गई, 10 गई, 20 गई, बढ़ रही है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर डेंसिटी कम हो रही है, तो 180 पे जाते जाते बहुत कम हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। तो ये ऐसे इस तरीके से आपको रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया।